तो पिछले क्लास में केस हुआ था। अब देखो केस के आगे जो आपका चैप्टर है जिसका नाम क्या है, पर्सन। पर्सन बताओ कितने टाइप के, 3। बताओ कितना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बताओ क्यों कैटेगरी में बांटा गया 3, क्योंकि 3 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से पर्सन। पर्सन मतलब समझोगे व्यक्ति होता, व्यक्ति समझते हो है ना। आप सिलेक्ट करते हो ना कौन से कैटेगरी, जाति का कैसे होता है, उसी सिलेक्शन किया जाता है व्यक्ति का कि फर्स्ट कैटेगरी है कि सेकंड में है या थर्ड में। अब देखो फर्स्ट बताए भी थे आपको पिछले क्लास अभी कि फर्स्ट पर्सन बताओ कौन सा होगा, तो आई वी। और आई वी के जितने भी फैमिली हैं सभी फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएगा। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, मी का आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई बनेगा, पजेसिव प्रोनाउन माइन बनेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा आपका, माई सेल्फ बनेगा। सभी क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल होंगे। वी का क्या बनाओगे, अस, अस का आवर का आवर्स, आवर सेल्फ। ये सब चार्ट में क्लियर करवाए थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा देखो सेकंड पर्सन याद है आपको, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ। यू जो होता है आपका और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते, याद है ना, ये सेकंड पर्सन। इन दोनों के अलावा जो भी बच जाता है सब क्या होंगे, थर्ड पर्सन। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन जो आपका होगा यानी हमेशा स्पीकर को जो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन होता है, जो लिसनर होता है सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो सभी थर्ड पर्सन होगा। बताइए थर्ड पर्सन की कैटेगरी में क्या क्या लाओगे, ही, सी, इट, नेम। जैसे नेम राधा हो सकता है, राजा हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। योर फादर बताओ कौन सा एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पर्सन। योर फादर तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। अब योर देख के ये मत समझना कि सेकंड पर्सन है। योर मतलब तुम्हारे पिता, ना मैं, ना स्पीकर है, ना सुनने वाला है, सेकंड पर्सन। तो बताओ कौन सी कैटेगरी में जाएगा, थर्ड पर्सन। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो कभी कभी ये बताए थे कि गलती भी होता है कि ये मत समझना कि हमेशा सुनने वाला सेकंड पर्सन होता। समझे कि नहीं समझे, क्यों। देखो आपको बताए थे कि अगर साइकिल या मोटरसाइकिल की अचानक एक्सीडेंट किसी कार से या किसी गाड़ी से हो गई, 4 व्हीलर से, तो पक्का दोनों को ड्राइवर उतरेंगे और आपस में फटाफटी करेंगे। ये इनको हो सकता है कुछ बातें कहें, ये इनको कहें, हो सकता है साइकिल वाला इनको गाली देने लगे। तो पब्लिक जैसे यहाँ पे भीड़ लगाएगी, गैदर हो जाएगी, तो बताइए जैसे गाली देगा मतलब फर्स्ट पर्सन अपना स्पीकिंग करने लगेगा और वो भी अब्यूजिव वर्ड, तो बताइए क्या पब्लिक उनको मानने लगेगा, कभी नहीं मारेगा। क्यों, सेकंड पर्सन कौन है उनका, जो ड्राइवर है उनसे बात हो रही है तो वो सेकंड पर्सन होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सुनने वाले तो पब्लिक भी यहाँ पे हैं, तो क्या सेकंड पर्सन वो होंगे, नहीं। सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन हो रहा है, जिसको फर्स्ट पर्सन ने डिसाइड किया है कि जो मेरी एक्शन को रिसीव कर रहा हो, जो मेरी बातों को सुनना चाहता हो वो होगा। समझ पा रहे, जिसको एक्शन दे रहा है। ये बताइए इस पर बातचीत इससे होगी तो ये सेकंड पर्सन होगा, सुनने वाला नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे। तो ये मत कहना कि सेकंड पर्सन हमेशा सुनने वाला होता। कौन होता है, वो फर्स्ट पर्सन डिसाइड करके देगा कि हमारा सेकंड पर्सन कौन है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन होगा, इस गाड़ी का ड्राइवर होगा। सुनने वाला तो यही पब्लिक भी है, तो क्या वो सेकंड पर्सन होंगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सुनने वाला सेकंड पर्सन नहीं होता, फर्स्ट पर्सन डिसाइड करता है कि सेकंड पर्सन कौन है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बातें यहाँ थी। अब बताओ ये सभी क्या होंगे, सेकंड पर्सन, और इनके रिलेटेड जो अभी आएगा थर्ड पर्सन। यानी आपको हम कहें कि बताइए हिम कौन सा पर्सन होगा ना, थर्ड पर्सन है। ये नारेशन में बहुत काम देता है, समझे कि नहीं समझे, इसीलिए मैं पूरा एलिब्रेट किया। ही का बताओ हिम होगा, शी हिज होगा। आप बताइए हिज 2 फंक्शन करता है, एक एडजेक्टिव की तरह भी करता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, बिल्कुल दोनों क्या होता है, सेम सेम होता है। समझे। और हिम सेल्फ बताओ रिफ्लेक्सिव क्या है, प्रोनाउन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। और यहाँ बताओ शी का ऑब्जेक्ट हर होगा, और एडजेक्टिव फॉर्म भी, पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, हर होता है। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे देखिए हर सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। इट का इट रहेगा, इट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट सेम जब नहीं लिखा मैंने, वही इट लिख के छोड़ दिया है। इट्स बताओ पजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं बनता है, इसीलिए डायरेक्ट क्या लिखे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ। क्लियर है। उसी तरह बताओ किसी का नाम अगर आ जाए, मालूम चला किसी का नाम है राधा, तो राधा मालूम चला इंडिया में क्या होता है, लड़की का नाम, तो इसीलिए प्रोनाउन फॉर्म क्या निकालोगे, शी निकालोगे। सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हर होगा, और एडजेक्टिव फॉर्म भी हर होता है। समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पे बताइए हर्ष होगा कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पे हर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बताइए राजा यहाँ लड़का का नाम होता है इंडिया में, तो बताओ क्या होगा, ही होगा, इसका प्रोनाउन फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हिम, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है। ध्यान रखना, हिम सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गया। उसी तरह बताओ राधा और राजा को मैं जोड़ दूं, या किसी भी थर्ड पर्सन को जोड़ दोगे तो उसको मिला के हमेशा क्या कहोगे, पुल्लर कहोगे। आप पुल्लर के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, हाँ दे लगाते हैं प्रोनाउन फॉर्म में। तो बताओ दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, देम। उसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देयर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर्स नहीं, यहाँ लगाना, हाँ देम से, यानी अच्छा देज, ऐसा नहीं होगा। देयर्स क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये है कि ये है, हाँ पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन, समझे कि नहीं समझे, ये कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। आप बताइए किसी का नाम और नाम जुड़ जाए थर्ड पर्सन, तो हमेशा क्या होगा, एक से ज़्यादा थर्ड पर्सन है तो जोड़ के हमेशा क्या लगाओगे, दे, यानी ही और ही मिलेगा तो इसका प्रोनाउन क्या लिखोगे, दे लिखोगे। ही या शी मिल जाए तो भी दे लिखोगे, शी या ही मिले तो भी दे। अच्छा बताओ अगर आई टी इट और आई टी इट बताओ मिला के क्या होगा, बताइए मिला के क्या लिखोगे आप, दे ही लिखोगे, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर आ जाता है कभी भी थर्ड पर्सन हमेशा उसका प्रोनाउन फॉर्म क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं। और बताओ अभी तो बताए हैं दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा, बताइए एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर्स होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, देम सेल्स होगा। मुझे उम्मीद है पर्सन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ पर्सन कितने टाइप का, 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब 3 कैटेगरी में क्यों बैठेगी, क्योंकि 3 से ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, यानी एक तो होगा स्पीकर जो बोलने वाला होता है, दूसरा क्या होता है सुनने वाले, और जिसके बारे में बात हो थर्ड पर्सन, वो सभी आ जाते हैं, तो और कोई पर्सन की कैटेगरी बचती नहीं, इसीलिए पर्सन की कैटेगरी कितनी रह गई, 3 ही रह गई। क्लियर है। और हमेशा ये मत कहना कि सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, ये स्पीकर डिसाइड करता है कि सेकंड पर्सन कौन होगा। क्लियर है ये बातें। अब हेडिंग डालिएगा जिसका नाम है सेंटेंस। ये आपका नया टॉपिक है, जो आपका टॉपिक था यहाँ पे ग्रामर बैच में क्या था, पर्सन खत्म हो गया, बेसिक बातें थी, और ग्रामर बैच में आप लिखोगे सेंटेंस। लिखोगे सेंटेंस क्या होता है बताओ, बताइए सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या लिखोगे। देखो अगर इंग्लिश कोई भी भाषा पढ़ते हो आप, तो एक साउंड सबसे पहले क्रिएट होता है, और साउंड का जो रिटन फॉर्म होता है उसी को आप क्या कहते हो, लेटर कहते हो। इसका सिंबल ही तो होता है साउंड का सिंबल, अब कुछ ना कुछ सिंबल तो दोगे, तो वही सिंबल क्या बन गया, लेटर। और लेटर का जो ग्रुप बनता है मीनिंगफुल, मतलब क्या बनता है, वर्ड एक मीनिंगफुल दे देता है, मीनिंग दे देता है। जब लेटर का ग्रुप एक मीनिंग दे देता है तब उसको आप सीधा क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। और वर्ड का एक ग्रुप समझोगे, एक थोड़ा बहुत देखो यहाँ से आप आए तो फ्रेज भी होता है, और फ्रेज के बाद एक क्लॉज बनता है, यहाँ पे फ्रेज के बाद क्या लगाओगे, क्लॉज बनाएंगे, और क्लॉज के फिर नीचे चला जाता है जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस एंडिंग में आता है, लेकिन आपको डायरेक्ट हम वर्ड से सेंटेंस पे जंपिंग कराएंगे। जो फ्रेज होता है फिलहाल स्किप कर लीजिए, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अच्छा बताओ सबसे पहले साउंड क्रिएट होता है, साउंड से क्या बनता है, अच्छा यहाँ से कट जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। चलो अब यहाँ पे बताओ वर्ड से क्या बनेगा। देखो साउंड, कोई भी भाषा अगर बना होगा तो सबसे पहले वो साउंड है। साउंड जब क्रिएट होता है तो साउंड का रिटन फॉर्म जो होता है, जो सिंबल होता है, उसको आप सीधा सीधा क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। और सभी भाषा का अलग अलग लेटर हो सकता है, समझे कि नहीं समझे। और ग्रुप जब लेटर का बनता है और कोई मीनिंगफुल शब्द बन जाता है ग्रुप ऑफ लेटर से, तो उसको आप सीधा सीधा क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और वर्ड से आपका फिर बनता है फ्रेज, याद रखना क्या बनता है, फ्रेज बनता है। और फ्रेज से फिर क्लॉज बनता है, और क्लॉज से एंडिंग में जाके सेंटेंस बनता है। क्लियर है। अब देखो मैं पहले पीछे से ले चलता हूँ। कोई भी आपने वर्ड कुछ भी बोला हो, का बोला हो, तो का एक क्या हो, साउंड है, और साउंड का लेटर फॉर्म क्या हो जाता है, साउंड का मतलब आप सीधा सीधा सिंबल आप कह सकते हो। साउंड का जो सिंबल बनाओगे कि का है, तो इसको रिटन फॉर्म क्या देंगे, तो उसका सिंबल तो बनेगा, तो उसको आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, समझे कि नहीं समझे। एक बात ध्यान रखना, और 26 लेटर बताओ दो कैटेगरीज में बटा है। एक आप कहते हो वोवेल लेटर, और दूसरा आप क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कहते हो। इतनी बातें क्लियर है। बताओ 26 लेटर हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं। तो 26 लेटर कितने पार्ट में बटा हुआ, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल की संख्या बताओ, ए ई आई ओ यू, यानी टोटल वोवेल लेटर कितना है, तो 5 है। और आपको कॉन्सोनेंट लेटर कितना है, तो यहाँ 5 हो गया ना, और यहाँ कितना होगा, 21 लेटर। ए ई आई ओ यू को छोड़ाकर सभी क्या होंगे, कॉन्सोनेंट लेटर होंगे। बेसिक में आपने पढ़ा भी होगा, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आगे यहाँ पे ध्यान देने की बात है। चलिए आप आगे यहाँ पे ध्यान दो। कॉन्सोनेंट हो गया 21, और आपका वोवेल लेटर हो गया। देखिए अगर हम साउंड की बात करें तो इंग्लिश में जो साउंड होता है, साउंड देखो लेटर अलग है, और साउंड जो आप उच्चारण करते हैं वो टोटल आपका 44 साउंड है। कितना साउंड है, 44 साउंड्स है।
और यही साउंड दो कैटेगरीज में बटा है, एक है 20 और एक है 24। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? 20 वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड कितने हैं? वोवेल साउंड कितने हैं बताओ? वोवेल साउंड 20 है और 24 कितने हैं? तो कॉन्सोनेंट साउंड है। देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ दे कि बताइए अंग्रेज़ी में टोटल कितने साउंड है, तो 44 साउंड है, जिसको दो कैटेगरीज में बांटते हो, जिसका नाम है वोवेल साउंड और दूसरा क्या कहते हो? कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड जो आपका होता है, यहाँ पे देखिए 20 होता है, और आपको जो 24 जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ये सभी बातें हो सकता है आप नहीं सीखे होंगे, ठीक है ना, लेकिन जब फोनेटिक्स आप सीखते हो, फोनेटिक्स समझते हो कैसे प्रोनाउंसिएशन का मतलब सिस्टम चलता है, तो आप जब फोनेटिक्स सीखते हैं या लिंग्विस्टिक जब आप बनते हो, भाषा के विद्वान लोग बनते हैं, तो इस चीज़ को सीखते हैं। या जो सिंगर्स होता है वो हर टोन पे काम करता है, उसका देखोगे प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ जिसको कहते हैं, उसका पूरा क्लियर रहता है। हर बात को सुनोगे तो पूरा मीनिंगफुल स्टेटमेंट और बहुत अच्छा सुनने में लगेगा। इस पर वो लोग काम करते हैं। आप ये मत समझना कि वोवेल साउंड कितना है तो 5 मार देना। आप लोग कई लोग हैं बताते हैं वोवेल साउंड कितना है तो पक्का उठा कर वोवेल साउंड 5, ये नहीं समझते वोवेल लेटर और वोवेल साउंड में फ़र्क है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप खुद बताइए, एक ही लेटर से कई उच्चारण करते हैं, याद है आपको? करते कि नहीं करते? आपने बचपन में सीखा होगा। तो वही बात यहाँ भी है। तो मुझे उम्मीद है उतनी अब मतलब आप तो वो लेवल नहीं जाओगे, आपको सिर्फ बोर्ड लेवल से पढ़ाना है, तो आप यहीं पे ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आ गया। अब देखिए सबसे पहले साउंड लेटर बना होगा, लेटर ऐसा बना है इंग्लिश में। और देखिए वर्ड क्या है, तो वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स, है ना, मीनिंगफुल साउंड या मीनिंगफुल साउंड ही कह सकते हो, जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसको आप क्या कहोगे? वर्ड कहोगे, है ना। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड का डिफिनेशन क्या कहोगे? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। समझ पा रहे कि कुछ ना कुछ सेंस देगा तब। जैसे हम लिख दें ABCD, अब आपसे कहें कि अल्फ़ाबेट है कि कोई वर्ड है, ना कोई अल्फ़ाबेट है और ना कोई वर्ड है। समझे कि नहीं समझे? उसको अगर अल्फ़ाबेट भी लिखते हो तो आप A ऐसे लिखोगे, फिर B ऐसा लिखोगे, ऐसा करके चलेगा। समझे कि नहीं समझे? पूरा सेपरेशन देना पड़ता है। ये मत नहीं ABCD डर कर लगड़ दी, बिल्कुल ये क्या है? गलत है। तो ध्यान की बात है। अब यहाँ पे आइए, अब देखो ये कोई मीनिंगफुल, अब बताओ हम कहें ABCD, उसके बाद मैं लिखूँ EF, चलो EF, ये कुछ मैंने लेटर लिखा है और इस लेटर से आपको कुछ वर्ड बना के दिखाना। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ BAD, बैड। बैड मतलब एक वर्ड बना जिसका सेंस आप निकालते हो तो क्या मिलता है? बैड मतलब बुरा होता है। तो बताइए उसी तरह मैं एक और हेल्प करता हूँ, जैसे मतलब DEAF, डेफ मतलब क्या समझोगे? बहरा। डेफ मतलब क्या समझोगे? बहरा। तो आप बताओ, खुद से बना सकते हो आप 2-3, बस यही 5 लेटर का यूज़ करके वर्ड बना सकते हो आप। और क्या क्या हो सकता है बताओ, बोलिए, खुद सोचो। क्या डेड हो सकता है? DEAD। क्या आगे गया इसमें, इसी में से कुछ ना कुछ है? वैसे ही 5 लेटर में से वर्ड बनाना, क्रिएट करना, समझ जाओ, क्रिएट कर सकते हैं। और क्या क्या बनेगा बताइए? हाँ, CAB कैब, बहुत अच्छा। और DAD डैड, बहुत अच्छा। DAD डैड क्या बन जाए कि नहीं बनेगा? हैं? ड्राफ्ट, DRAF, बहुत अच्छा, ड्राफ्ट हो जाएगा ना। और कुछ है? हाँ, 5 ही लेटर में से वर्ड क्रिएट करना। तो और भी सोच सकते हो आप, क्या हो सकता है? अरे BAD बेड, वो भूल गए क्या? हाँ, FEED, फीड मतलब क्या होता? खिलाना। बहुत सारे ऐसे वर्ड बन सकते हैं। क्लियर है? और इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं कि बताओ बैड मतलब बुरा, एडजेक्टिव है। डेफ मतलब बहरा, कोई किसका है? एडजेक्टिव ही होगा। समझ में? आइडिया, तो आई कहाँ है इसमें? हाँ, डेड हो सकता है, मृत्यु। कैब हो सकता है, डैड हो सकता है। फीड मतलब खिलाना, वर्ब होगा। बेड मतलब बिछावन। क्या समझोगे? नॉन के कैटेगरी में जाओगे। क्लियर है? तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से सीखते हैं। समझ में आया कि लेटर से क्या बना होगा? वर्ड। और वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है समझना? फ्रेज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है ना, विच कैन नॉट गिव मीनिंगफुल स्टेटमेंट। मतलब पूरा मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं देता, बट इट गिव्स सम सेंस। समझ पा रहे हैं? कुछ ना कुछ सेंस देता है, बट पूरा सेंस नहीं दे पाता है। जैसे लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जैसे मैं कहूँ इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, इन द क्लास लिख के छोड़ दें तो इसका मतलब होगा क्लास में। बताओ, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, तो ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड तो है। देखो, फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन नॉट गिव मीनिंगफुल स्टेटमेंट। पूरा मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं है, बट इट गिव्स सब सेंस। लेकिन कुछ ना कुछ सेंस देता ज़रूर है। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। और यहीं पे अगर क्लॉज आ जाओगे तो क्लॉज का मतलब वही होता है, क्लॉज का मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन गिव अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट और नॉट। ये क्लॉज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझे कि नहीं समझे? डिपेंडेंट क्लॉज होता है दूसरे पर निर्भर करने वाला, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और जो एक और होता है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मतलब जिस पे कोई आश्रित ना हो, मतलब किसी पर आश्रित ही ना हो, जिसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं। क्लियर है? तो जो आपका जितना भी डिपेंडेंट क्लॉज होगा सब क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल स्टेटमेंट देगा ही नहीं, समझ, कुछ ना कुछ सेंस देगा। जैसे मैं बोलूँ अगर तुम वहाँ जाओगे, इतना कह के छोड़ दें तो आप इसका ट्रांसलेशन क्या लिखोगे, इफ़ यू गो देयर। अगर आप वहाँ जाएंगे इफ़ यू गो देयर, ये तो लिख के छोड़ेंगे। बताओ क्या है मीनिंग? देखो ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं? क्या मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे दिया? नहीं, कन्फ्यूज़न दे दिया, समझे। लेकिन अगर हम कहें आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूँगा, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो क्लॉज में और सेंटेंस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। क्या स्लाइटली डिफरेंस है? देखिए, क्लॉज का मतलब ये कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन गिव अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट और नॉट। ये दोनों है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे भी सकता है क्लॉज, नहीं भी दे सकता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब होते हैं, लेकिन ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है और दे सकता है? तो इसमें दो कैटेगरी बांट देते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल कभी भी स्टेटमेंट नहीं देगा, हमेशा अधूरा मीनिंग दे के जाएगा, कन्फ्यूजन वाला। जैसे अगर आप वहाँ जाएंगे, लेकिन इसके तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब होगा, मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, समझे कि नहीं समझे। और क्लॉज के बाद जो आप सेंटेंस पढ़ते हो तो सेंटेंस पक्का मतलब स्टेटमेंट ऐसा बनाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ कि हमेशा वो मीनिंगफुल स्टेटमेंट देगा ही देगा। सब्जेक्ट वर्ब होंगे, मीनिंगफुल स्टेटमेंट 100% दे के जाएंगे। उसको आप क्या कहोगे? सेंटेंस कहोगे। सेंटेंस का मीनिंग मतलब स्टेटमेंट अगर आप डेफिनेशन देना चाहो तो क्या बन सकता है बताइए? सेंटेंस है ना, क्या कहोगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव कंप्लीटली, है ना, मीनिंगफुल स्टेटमेंट। ये कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करता, उसको आप क्या कहोगे? सेंटेंस कहेंगे। जैसे हम कहें, देखो यहीं पे ले लेते हैं, इफ़ यू गो देयर, इफ़ यू गो देयर, इसका मतलब आप वहाँ जाएंगे, ये मतलब आएगा। तो बताओ ये कौन है? क्लॉज तो है, सेंटेंस नहीं है, समझे कि नहीं समझे? ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, लेकिन सेंटेंस नहीं है। लेकिन हम ये कह दें कि ही गोज़ देयर, ही गोज़ देयर, ही गोज़ देयर, ही गोज़ देयर, वह वहाँ जाता है। अब देखो एक बात है, देखो हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है। देखो ये सेंटेंस है कि नहीं, है ना। और प्लस क्लॉज का डिफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट वर्ब जहाँ जहाँ मिल जाना समझ जाना क्लॉज होगा। जहाँ देखो सब्जेक्ट वर्ब मिल गया क्लॉज है, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझ जाना क्लॉज है। लेकिन क्लॉज भी दो तरह का है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब देखोगे ही गोज़ देयर का मतलब क्या समझेंगे? वह वहाँ जाता है, समझे कि नहीं समझे? तो बताइए ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये सेंटेंस है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और ये सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, तो सब्जेक्ट वर्ब भी है। क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, समझे कि नहीं समझे। तो और सेंटेंस क्या 100% मीनिंग देगा ही। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, जो सेंटेंस होता है वो क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। देखिए ये क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब तो है, लेकिन ये क्लॉज है लेकिन सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है? क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी सेंटेंस नहीं हो पाते प्रॉपर, समझ पा रहे कि नहीं, क्लॉज ही रह जाते हैं। लेकिन हर सेंटेंस अपने आप में क्या हो सकता है? हर सेंटेंस अपने आप में क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज अपने आप में सेंटेंस नहीं हो सकता। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों? देखो कैटेगरीज दो बताए थे आपको कि बताओ डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंडेंट होगा दूसरे पे आश्रित होगा तो कभी मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब होंगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और जो इंडिपेंडेंट होगा, अपने आप में स्वतंत्र होंगे, वो अपने आप में क्या होगा? वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो अपने आप में पूरा सेंस देता है। तो सेंस देते हैं जैसे हमेशा क्या हो जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा वो। और जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल गया समझ जाना क्लॉज है, समझे कि नहीं समझे? तो जो आपका सेंटेंस होगा हमेशा क्या होगा? क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी दो कैटेगरी होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो हमेशा एक सेंटेंस बनेगा। क्लियर है? इसलिए हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस का स्टेटमेंट। समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या है? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो सेंटेंस में भी बहुत ब्रॉड कैटेगरीज है, सेंटेंस के टाइप बहुत सारे होते हैं, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे?
और उसको हम लोग ज्वाइन करना सीखेंगे कॉम्बिनेशन में। लेकिन फिलहाल वो अगला चैप्टर है। तो आप लोग जब फ्रेज पढ़ते तो फ्रेज की भी कहीं कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे क्लॉज की कैसी कैटेगरी बन गई, तो फ्रेज भी है, नॉन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, बहुत सारे फ्रेज बनते हैं इस तरह से। तो आपको अलग से एडवर्ब फ्रेज जब पढ़ेंगे एडवर्ब तो उसमें करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? हाँ चलिए, तो ये बातें हो गई। आप सेंटेंस लिखें, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, और हेडिंग डाल के इस तरह से छोड़ दीजिए। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? चलो ये वाला बातें आप कॉपी कर लीजिएगा।